तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल टू द लाइट हाउस को। तो इस वीडियो के अंदर हम नॉवल की समरी और उसके अलावा भी काफी चीजें नॉवल के बारे में जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम वर्जीनिया वुल्फ का ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद टू द लाइट हाउस का ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे जिसके अंदर मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है उसकी स्टोरी जो है वो थोड़ी बहुत बताऊंगा। और उसके बाद हम नरेशन एंड पर्सपेक्टिव देखेंगे, यानी ये जो नॉवल है इसके अंदर जो कहानी सुनाने वाला है वो कौन है, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर। तो उसके बाद हम एंड पे देखेंगे एल्यूजन टू ऑटोबायोग्राफी एंड जियोग्राफी, यानी ये नॉवल की जो स्टोरी है ये वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ से कैसे रिलेट करती है, ये वाली बातें भी हम एंड पे देखेंगे। अब ये समरी जो है ये मैंने थोड़ी बहुत इसलिए कहा है क्योंकि इस नॉवल के ऊपर ना मैं बहुत जल्द चैप्टर वाइज जो समरी है ना वो लेकर आने वाला हूँ, यानी हर चैप्टर की डिटेल के अंदर समरी जो है वो मैं बताऊंगा, जिस तरह से मैंने आपको थिंग्स फॉल अपार्ट और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल्स की बताई है। तो ये समरी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो नॉवल है इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब ना हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का पूरा नाम एडलिन वर्जीनिया वुल्फ था, जो कि एक मॉडर्निस्ट इंग्लिश राइटर थी और इनको ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज अ नैरेटिव टेक्निक सबसे पहले यूज करने वाले राइटर्स में शुमार किया जाता है। 1912 में इन्होंने ना लियोनार्ड वुल्फ से शादी की और फिर 1915 में इन्होंने अपना पहला नॉवल द वॉयज आउट पब्लिश करवाया। और इनके फेमस वर्क्स में ना मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस और ऑरलैंडो शामिल हैं। इसके अलावा ना वो अपने एसेस के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, जिनमें अ रूम ऑफ वंस ओन शामिल है। वर्जीनिया वुल्फ ना मेंटल इलनेस का भी शिकार थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। उनमें से एक बार 1904 में थी और दूसरी बार 1913 के अंदर। लेकिन फिर आखिरकार 1941 में उन्होंने ल्यूस के एक रिवर ओस में ना डूबकर जान दे दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ लाइट हाउस का ओवरव्यू। ये नॉवल 1927 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवल रामसे फैमिली के गिर्द घूमता है कि उन्होंने ना 1910 से लेकर 1920 के दरमियान स्कॉटलैंड में आइल ऑफ स्काई में अपना टाइम कैसे गुजारा। इस टाइम के ना मॉडर्न नॉवलिस्ट के स्टाइल को ध्यान में रखते हुए वर्जीनिया वुल्फ के इस नॉवल में प्लॉट की बजाय कैरेक्टर्स के थॉट पर ज्यादा फोकस किया गया है। इस नॉवल में ना डायलॉग और एक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है और ये सारा नॉवल ना कैरेक्टर्स के थॉट्स और उनके दूसरे कैरेक्टर्स के साथ या फिर दूसरी चीजों के साथ इंटरेक्शन में लिखा गया है। इस नॉवल में हम मिसेस रामसे, मिस्टर रामसे, उनके 8 बच्चों को और उनके घर पर ठहरे हुए गेस्ट को देखते हैं। जब मिस्टर रामसे अपने बेटे जेम्स की लाइट हाउस जाने की बात को मना कर देता है तो इस चीज को दिखाकर वर्जीनिया वुल्फ ने ना हमें ये बताया है कि छोटी छोटी चीजें किस तरह से हमारी जिंदगी में खुशियां और गम ला सकती हैं। और उसके अलावा छोटी छोटी खुशियां और बड़े बड़े हादसे इंसान की जिंदगी का शुरू से लेकर आखिर तक हिस्सा रहते हैं। ये नॉवल हमें नॉर्मल लाइफ में बच्चों के इमोशंस और बड़े लोगों के यानी अडल्ट्स के आपस में रिलेशन को दिखाता है। और इस नॉवल के थीम्स में लॉस, सब्जेक्टिविटी एंड नेचर ऑफ आर्ट शामिल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस नॉवल की प्लॉट समरी। तो ये नॉवल जो है ना ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है और हर पार्ट के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले है पार्ट 1 जिसका नाम है द विंडो। ये नॉवल ना रामसे फैमिली के आइल ऑफ स्काई के हेब्राइड्स में मौजूद समर हाउस में सेट है। और नॉवल का ये पहला सेक्शन शुरू होता है कि जब मिसेस रामसे अपने बेटे जेम्स को कल सुबह लाइट हाउस जाने की होप दे रही होती हैं। लेकिन जेम्स के लाइट हाउस जाने वाले ख्याल को इसका बाप मिस्टर रामसे ये कहकर मना कर देता है कि कल सुबह मौसम ठीक नहीं होगा, इसलिए वो नहीं जा सकते। तो इस वजह से मिस्टर और मिसेस रामसे के दरमियान और मिस्टर रामसे और जेम्स के दरमियान एक टेंशन सी दिखाई जाती है। अब ये जो शुरू में इंसिडेंट हुआ है ना कि वो लाइट हाउस नहीं जा सकते, इसको आगे जाकर ना बार बार रेफर किया जाएगा और खास तौर पर तब जब बात मिस्टर और मिसेस रामसे की होगी। अब रामसे की फैमिली में उनके 8 बच्चों के अलावा उनके दोस्त और कोलीग्स भी होते हैं जो कि उनके इस समर हाउस में एज अ गेस्ट रह रहे होते हैं। उनमें से एक नॉवल के शुरू में हमें दिखाई जाती है जिसका नाम लिली ब्रिस्को होता है, जो कि मिसेस रामसे और जेम्स की एक साथ पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही होती है। अब एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम चार्ल्स टांसले होता है और वो ना लिली ब्रिस्को को पूरे नॉवल में यही बात करता है कि औरतें कुछ भी नहीं कर सकती, यानी ना तो वो राइट कर सकती हैं ना ही वो पेंट कर सकती हैं। अब क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ खुद भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करती थी तो इसलिए उसने ना चार्ल्स टांसले के इस पॉइंट को गलत साबित करने के लिए इसको ऐड किया है, जो कि वो एंड में कर भी देती है। चार्ल्स टांसले की ये बातें सुनकर लिली ब्रिस्को डाउट में रहती है कि क्या वाकई वो पेंट नहीं कर सकती, लेकिन एंड में वो अपने इस फियर को ओवरकम कर लेती है। अब चार्ल्स टांसले औरतों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो मिस्टर रामसे की फिलॉसफी की काफी तारीफ करता होता है। इस सेक्शन के एंड में हम एक बड़ी डिनर पार्टी को देखते हैं और इस डिनर में उनका एक और गेस्ट जिसका नाम मिस्टर कामिकल होता है, वो जब दूसरी बार सूप मांगता है ना तो मिस्टर रामसे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके अलावा मिसेस रामसे भी उस वक्त गुस्सा करती है कि जब उनके 2 और मेहमान जिनका नाम पॉल रैले और
और मिंटा डॉयल था वो डिनर करने के लिए लेट आते हैं। पॉल और मिंटा दोनों मिसेस रामसे की वजह से एक दूसरे के करीब आए थे और मिसेस रामसे भी यही चाहती थी कि ये दोनों शादी कर लें। और आज मिंटा ने अपना वो वाला हार घुमा दिया था जो कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे दिया था, इसीलिए वो खाना खाने के लिए लेट आए थे। अब हम देखते हैं पार्ट 2 जिसका नाम है टाइम पासेस। इस सेक्शन में हमें टाइम पासिंग, एब्सेंस और डेथ वाली फीलिंग आती है क्योंकि इसमें सिर्फ यही चीजें दिखाई जाती हैं। अब 10 साल गुजर चुके थे जिसमें पहली वर्ल्ड वॉर शुरू होकर खत्म भी हो गई थी। उसके अलावा इस सेक्शन में मिसेस रामसे के साथ उसके 2 बच्चों की भी डेथ हो गई थी, यानी बस डेथ का बताया जाता है, उनकी डेथ दिखाई नहीं जाती। अब इन 2 बच्चों में पहली का नाम प्रू था जो कि अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी और दूसरा एंड्रयू था जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में एक एक्सप्लोजन की वजह से मर गया था। अब मिस्टर रामसे बिल्कुल अकेला था क्योंकि उसकी वो वाली वाइफ जो कि मुश्किल के टाइम में उसको होप देती थी और उसके काम की तारीफ करती थी वो मर चुकी थी। अब इस सेक्शन में ना नैरेटर कोई अनजान है, यानी आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कौन बता रहा है। हाँ, कुछ चैप्टर्स में मिसेस मैकनम चीजों को बताती है लेकिन ज्यादातर हिस्से में नैरेटर एब्सेंट होता है। कुछ लोगों का तो कहना है कि इस सेक्शन में वो समर हाउस खुद इन चीजों को नरेट कर रहा होता है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है। मिसेस मैकनम जो थी ना वो शुरू से ही रामसे फैमिली के घर में काम करती होती है और इसीलिए इस सेक्शन में जब वो घर की सफाई करने के लिए आती है तो वो वहाँ के चेंज हुई हालत को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है। अब हम देखते हैं पार्ट 3 जिसका नाम है द लाइट हाउस। ये आखिरी सेक्शन है जिसमें हम रामसे की फैमिली के कुछ लोगों को और उनके गेस्ट को दोबारा इस समर हाउस में पार्ट 1 के बाद स्टे करने के लिए आते हुए देखते हैं। अब इस सेक्शन में ना मिस्टर रामसे अपनी पार्ट 1 में डिले की हुई ट्रिप को दोबारा शुरू करने का फैसला करता है। यानी हम जानते हैं कि पार्ट 1 में जेम्स लाइट हाउस जाना चाह रहा था लेकिन मिस्टर रामसे ने मना कर दिया था। तो इस सेक्शन में इतने सालों के बाद मिस्टर रामसे ना जेम्स को और उसकी बहन कैम को यानी अपनी बेटी को दोबारा लाइट हाउस लेकर जाना चाह रहा होता है। इसके अलावा रामसे फैमिली के बाकी बच्चों को इस सेक्शन में नहीं दिखाया गया। पार्ट 1 में जो जेम्स लाइट हाउस जाने के लिए उतावला हो रहा था ना, वही जेम्स और इसकी बहन कैम अब लाइट हाउस नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अपने बाप के ज्यादा फोर्स करने की वजह से वो निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में सब खामोश होते हैं क्योंकि बच्चे अपने बाप से नाराज थे कि वो इन्हें लेकर क्यों जा रहा है, लेकिन क्योंकि जेम्स बोट को बड़े ध्यान से चला रहा था तो इसका बाप मिस्टर रामसे उसकी ना इस बात पर तारीफ करता है जिसको सुनकर जेम्स काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपने बाप से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस तरह ना बाप और बेटे के दरमियान का रिश्ता काफी ठीक हो जाता है। कैम का भी अपने फादर के लिए एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो भी उनके बारे में बुरा सोचने के बजाय अच्छा सोचती है। अब उन लोगों के साथ एक सेलर मैकालिस्टर और उसका बेटा भी था जो कि इस ट्रिप के दौरान मछलियां पकड़ता है। वो लड़का एक मछली को पकड़कर चारे के लिए उससे एक टुकड़ा काट लेता है और फिर उस जख्मी मछली को पानी में फेंक देता है। जब वो लोग लाइट हाउस की तरफ जाने के लिए निकलते हैं ना, तो लिली भी अपनी उस पेंटिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करती है जो कि उसने नॉवल के शुरू में स्टार्ट की थी। वो मिस्टर एंड मिसेस रामसे के बारे में दोबारा सोचती है जिस तरह वो 10 साल पहले दिखाई देते थे, ताकि वो मिसेस रामसे के बारे में और जिंदगी के असली सच को समझ सके। तो जैसे ही वो लोग लाइट हाउस पहुंचते हैं ना, तो तभी लिली ब्रिस्को भी अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लेती है। अब आगे वाली जो लाइन है ना, इसको जरा ध्यान से सुनना। अब ना लिली ब्रिस्को को एंड पे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ में उसके लिए ना अपने दिमाग में चलने वाले ख्यालों को पेंटिंग की शक्ल में उतारना जो है ना, वो अपने मरने के बाद कोई भी पेंटिंग एज अ लेगेसी के तौर पर छोड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नरेशन एंड पर्सपेक्टिव। अब अगर नरेशन की बात करें तो कहानी सुना कौन रहा था। हम देखते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवल में एक अनयूजुअल सी टेक्निक यूज की है कि इसमें कहानी सुनाने वाला ओमनिसेंट है, यानी उसे सब पता है। वो सब्जेक्टिवली कहानी को सुनाता है, यानी ऐसे के जैसे उसे कैरेक्टर्स के सब ख्यालों के बारे में पता है। उसके अलावा इस नॉवल में जो कहानी है ना, यानी जो प्लॉट है ना, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के एक ही टाइम में कॉन्शियस होते हुए उनके एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर्स पर शिफ्ट करके दिखाया गया है। यानी इसमें ना आपको समझने में मुश्किल होगी कि किस कैरेक्टर की बात कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है। उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कई बार ना एक ही पैराग्राफ में सेंटेंस एक ही होगा लेकिन बातें एक से ज्यादा होंगी, और कई बार जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो उसका मीनिंग उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आप एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जब आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना, यानी मीनिंग निकालेंगे, तो हो सकता है कि उस पैराग्राफ में जो दूसरी या तीसरी लाइन में उसका मीनिंग होगा ना, वो पैराग्राफ के एंड में जाकर निकले। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से ये नॉवल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अब पार्ट 1 में हमें कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ और अपनी सराउंडिंग के साथ रिलेशन और एक्सपीरियंस दिखाया जाता है। उसके बाद पार्ट 2 में हमारे पास कोई कैरेक्टर तो नहीं होते, तो वर्जीनिया वुल्फ ने ना इस पार्ट को थोड़ा डिफरेंटली दिखाया है। यानी इसमें जो नैरेटर है ना, वो वहां पर मौजूद नहीं है और वो ना इस जगह पर टाइम गुजरने के साथ क्या हुआ है ये बताता है। तो इस सेक्शन में मौजूद नैरेटर को दिखाकर वर्जीनिया वुल्फ ने हमें लाइफ की रियलिटी के बारे में बताया है कि बिल्कुल इसी तरह से हमारी लाइफ का नैरेटर भी एब्सेंट है और हमारी लाइफ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब ना एंड में हम इस नॉवल के अंदर जो हमें ऑटोबायोग्राफी और जोग्राफी से रिलेटेड एल्यूजन देखने को मिलते हैं ना, वो देखते हैं। वर्जीनिया वुल्फ ने ना ये नॉवल शायद अपने पेरेंट्स के दरमियान किसी इशू को लेकर लिखा था। उसके अलावा इस नॉवल के प्लॉट में और वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ में काफी सिमिलैरिटीज हैं। वर्जीनिया वुल्फ के फादर ने ना
कॉर्नवेल सेंट ईव्स नाम की जगह पर एक घर किराए पर लिया था और वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी फैमिली के साथ वहां पर अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम गुजारा था। लेकिन जब वर्जीनिया वुल्फ 13 साल की थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई और वर्जीनिया वुल्फ का फादर भी मिस्टर रामसे की तरह दुखी रहने लगा। वर्जीनिया वुल्फ की बहन वेनेसा बेल ने लिखा है कि जब उसने ना इस नॉवल में मिसेस रामसे का कैरेक्टर पढ़ा ना तो उसे लगा कि जैसे उसकी माँ दोबारा जिंदा हो गई हो। उसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ के एक भाई को, जिसका नाम एड्रियन था, उसको भी बिल्कुल जेम्स की तरह ही एक बार लाइट हाउस जाने के लिए मना कर दिया गया था। उसके अलावा ना इस नॉवल में लिली ब्रिस्को की तरह ही वर्जीनिया वुल्फ की रियल लाइफ में एक पेंटर बहन भी थी और लिली ब्रिस्को की पेंटिंग करने में ना वर्जीनिया वुल्फ ने खुद को दिखाया है कि यानी वो खुद को अपने राइटिंग के काम में कैसे एक्सप्लोर करती है। वर्जीनिया वुल्फ के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही ना 1882 में वर्जीनिया वुल्फ के फादर ने सेंट ईव्स नाम की जगह पर टॉलैंड हाउस को रहने के लिए किराए पर लेना शुरू कर दिया था और वो घर अगले 10 सालों के लिए उनकी फैमिली के लिए एक इकट्ठे होने की जगह बनकर रहा। तो हम कह सकते हैं कि इस नॉवल में मौजूद समर हाउस रियलिटी में टॉलैंड हाउस की कॉपी यानी इमिटेशन है। अगरचे हम देखते हैं कि रामसे की फैमिली जंग के बाद दोबारा इस समर हाउस में आती है, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ की रियल लाइफ में उन्होंने जंग के बाद टॉलैंड हाउस जाना छोड़ दिया था। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ना इसके बाद भी अपनी बहन वेनेसा के साथ कई बार इस घर में जाती रही थी। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द मैं इस नॉवल की चैप्टर वाइज समरी भी अपलोड करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड।